आज यूट्यूब सेशन के इस लाइव प्रोग्राम में मैं सुनील कुमार भारती, डायरेक्ट प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज, पुनः आपका स्वागत करता हूं। विज्ञान विषय में आज हम लोग स्थिर वैद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे और एक दिमाग में अवधारणा बनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर विद्युत आवेश होता है क्या और किस प्रकार वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है, इस पर चर्चा करेंगे। आगे चलिए हम शुरू करते हैं। विद्युत आवेश, आवेश क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? तो आवेश क्या होता है? ये पदार्थ का एक गुण होता है जिसके द्वारा किसी पदार्थ में वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं बिना आवेश का वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न होना असंभव है। तो आवेश पदार्थ का एक गुण होता है और ये आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी पदार्थ में आवेश होता है। स्थिर वैद्युत आवेश की बात करें तो जो आवेश होता है वो जैसा कि बताया है कि इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। लेकिन जब कोई स्थिर वैद्युत आवेश की बात करें तो अगर जब कोई वस्तु हम एक वस्तु आपस में संपर्क में लाएं अथवा उसके रगड़ें, दूसरी हल्की वस्तु को उसमें आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे अगर हम एक कंघी लें, अपने बालों पर कुछ समय तक रगड़ दें और रगड़ने के बाद उस कंघी को अगर हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाए तो क्या होता है कि वो उसको आकर्षित करने लगती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उस कंघी का बालों के रगड़ के कारण उसमें एक आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है और वो वस्तु को अपने तरफ क्या करने लगती है? आकर्षित करने लगती है। लेकिन उसका ये जो आकर्षण का गुण होता है वो बहुत कम होता है। जब कोई भी आवेश हो, अगर उसमें मूवमेंट नहीं है, अर्थात जिस वस्तु में वो आवेश हो वहीं तक सीमित है, तो हम ये कहते हैं कि वो जो वैद्युत आवेश है वो स्थिर वैद्युत आवेश है। यहाँ एक फिगर के माध्यम से हम देख सकते हैं किस प्रकार एक रेशम का धागा है और एक कांच की छड़ है और उसको हम एक दूसरे के पास रगड़ रहे हैं। एक दूसरे के पास ले जाकर उसमें जब रगड़ घर्षण कर रहे हैं तो वो छड़े जो है क्या हो जा रही है? आकर्षित हो जा रही है। रेशम का धागा कांच की छड़ जब एक दूसरे से रगड़ रहे हैं तो दोनों पर धनावेश उत्पन्न हो जा रहा है। लेकिन रेशम का धागा और प्लास्टिक की छड़ जब एक दूसरे से रगड़ रहे हैं तो रेशम के धागा पर ऋणावेश और प्लास्टिक की छड़ पर भी ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अगर हम रेशम का धागा और कांच की छड़ लेके आपस में रगड़े तो क्या हो रहा है कि क्योंकि वो जो रेशम का धागा के साथ जो छड़ लटकी हुई है वो कांच की छड़ है, जब उसको हम रगड़ रहे हैं प्लास्टिक की छड़ से तो कांच की छड़ पर धनावेश और प्लास्टिक की छड़ पर ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। यहाँ जो दोनों आवेश हो विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो जब हम किसी वस्तु को एक दूसरे पर रगड़ते हैं वो आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ये वस्तु पर निर्भर करता है कि वस्तु किस प्रकार का है, कि किसमें ऋणावेश होगा। उन वस्तु में ऋणावेश होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी कोटर उत्पन्न होंगी और कोटर होने तो उन वस्तु में धनावेश हो जाएगी और जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी वहां ऋणावेश हो जाएगी। तो जब हम कांच की छड़ को प्लास्टिक की छड़ से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ में होल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वहां धनावेश हो जाता है और प्लास्टिक की छड़ में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन के बनने के कारण वहां ऋणावेश हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है छड़ों को धनावेशित होने और ऋणावेशित होने का। और जैसा जानते हैं कि जब दो छड़े एक दूसरे के विपरीत आवेश की होंगी तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी और जो है छड़े
विपरीत आवेश की नहीं होंगी, सेम आवेश की होंगी, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब बात करते हैं एक सबसे बड़े नियम की, उसका नाम है कूलाम। कूलाम लॉ जो स्थिर वैद्युत आवेशों पर ही अप्लाई होता है। अगर वैद्युत आवेश मूविंग टाइप का है, अर्थात स्थिर नहीं है, तो उसका कूलाम आवेश का उपयोग नहीं होता है, मतलब अप्लाई नहीं होता है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ कहता क्या है कि दो स्थिर विद्युत आवेश को लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है, वो उन दोनों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमपाती बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कूलाम लॉ स्थिर विद्युत आवेश के बारे में नियम देता है, यह नियम पर प्रतिपादित करता है, जिसे नाम से ही स्पष्ट है कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1780 के दशक में प्रतिपादित किया था। और यह नियम जो है विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत के विकास के लिए आधार का काम किया। विद्युत चुंबकत्व का जो सिद्धांत मुख्य रूप से विकसित हुआ था, वो इसी लॉ की वजह से हुआ था। इस नियम अदिश रूप में या सदिश रूप, दोनों रूप में इस नियम को व्यक्त किया जाता है। अदिश रूप में अगर हम इस नियम को व्यक्त करें तो मैथमेटिकल रूप से कह सकते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का मान उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तब उनके बीच के आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इसको मैथमेटिकल रूप में प्रदर्शित करें तो लिख सकते हैं, अगर Q आवेश हो, K कांस्टेंट हो, Q1 Q2 चार्ज हो, आवेश पहला आवेश Q1 हो, दूसरा आवेश Q2 हो, और उनके बीच की दूरी R हो, तो हम लिख सकते हैं कि जो Q अगर कूलाम Q फोर्स लग रहा है उस पर, तो Q जो फोर्स है उसके कारण जो बल के कारण जो बल लग रहा है उसके कारण जो मैथमेटिकल व्यंजन हमको प्राप्त होता है वो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q इक्वल टू Q के ई, जो के ई एक कांस्टेंट है, और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 आवेश है और R स्क्वायर उन दोनों के बीच की दूरी है। तो हम कह सकते हैं कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अर्थात जो Q है वो के ई बराबर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q कूलाम नियतांक है, जिसका मान लगभग जो है 900 मतलब 9 न्यूटन मीटर पर कूलाम होता है, जिसको आप देखते हैं लगभग 10 खरब 9 खरब के आसपास ये होता है इसका। Q1 Q2 दोनों आवश्यक के चिन्ह सहित मान है, जैसे बताए हैं। R दोनों के बीच की दूरी है। जब दोनों आवेश विपरीत चिन्ह को होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल होगा, लेकिन जब दोनों आवेश समान होने पर प्रतिकर्षण बल होगा। अगर जो दो बिंदु आवेश लिए हैं, अगर दोनों समान हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल होगा, लेकिन जब दोनों जो बिंदु आवेश हैं वो विपरीत गुणों वाले हैं तो उसके बीच में प्रतिकर्षण बल होगा। कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं होती है, जैसे कूलाम के नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। अगर बिंदु जो आवेश हो बिंदु आवेश ना होकर बहुत बड़े आवेश हो तो उस कंडीशन में जो है कूलाम का नियम फॉलो नहीं करता है। या जो कहने का मतलब है कि अगर कोई आवेश हो, मूविंग आवेश हो, स्थिर आवेश ना हो, तब भी कूलाम का नियम पालन नहीं करता है। ये जो नियम है, अगर दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक है तो ये नियम सत्य नहीं है। ये नियम जो है फॉलो नहीं करता है, ये नियम फेल हो जाता है। जैसे टार्च है, अगर टार्च की बात की जाए तो टार्च के माध्यम से भी हम दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे के पास रख के और उसके माध्यम से भी देखने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या वो जो है दोनों बिंदु आवेश जो अधिक दूरी पर हैं, क्या वो कूलाम के नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं, जो पास की हैं वो कूलाम के नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो वहां से भी चीजें स्पष्ट हो सकती हैं। वैद्युत धारा क्या होती है? अगर हम वैद्युत धारा की बात जा रहे हैं तो बताए हैं कि जब आवेश प्रभावित होता है पर सेकेंड
अर्थात आवेश पर यूनिट एरिया, आवेश पर यूनिट टाइम को हम जो है विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाह आ रहा है वही उसकी विद्युत धारा को बताता है। ठोस चालकों में आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण का कारण होता है। जैसा हम जानते हैं कि ठोस पदार्थों में इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं तो वहां आवेश क्रिएट होता है। जबकि द्रव में अम्ल, क्षार और लवणों के जलीय विलयनों में, गैसों में यह प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है। इस सतह से जाते हुए जैसे तांबे के चालक के खंड से विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर परिभाषित किया जा सकता है। जो विद्युत धारा की मात्रा होती है उसको एम्पियर में मापी जाती है। विद्युत आवेश मात्रा जो इस सतह के गुजर रही हो, प्रति सेकंड जो आवेश गुजर रहा है वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ का Q कूलाम का आवेश T समय लगता है, औसत धारा अगर निकाली जाए, अगर उसकी औसत धारा को ज्ञात करने की कोशिश की जाए, I = Q/T, अर्थात I जहां करंट है, विद्युत धारा है, Q आवेश है, T समय है, तो जो विद्युत धारा का SI मात्रक है वो एम्पियर है। और परिपथों में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको हम एमीटर कहते हैं, और विभवांतर को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको हम वोल्टमीटर कहते हैं। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम T को अगर 1 सेकंड मान लें तो I = Q हो जाता है, और उसमें हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश ही विद्युत धारा होता है और जो 1 एम्पियर के बराबर होता है। एम्पियर की परिभाषा अगर हम स्पष्ट करने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि अगर किसी विद्युत परिपथ में हम 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित करते हैं, उस विद्युत परिपथ का धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर होता है। उदाहरण के रूप में अगर हम लें, अगर एक तार में 10 सेकंड में 50 कूलाम आवेश प्रवाहित करें, तो अगर 50 को हम 10 से डिवाइड करें तो जो सेकंड बराबर जो आएगा वह 5 एम्पियर आएगा। तो जो विद्युत धारा का मान आएगा वो 5 एम्पियर के बराबर आएगा। उसको हम एम्पियर में 5 एम्पियर, अगर 10 सेकंड 50 कूलाम को 10 सेकंड से डिवाइड करते हैं तो जो हमको विद्युत धारा प्राप्त होगा वो 5 एम्पियर के बराबर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं ओम के नियम का। तो ओम के नियम, अगर हम बात करें ओम के नियम की, तो ओम के नियम के अनुसार एक आदर्श प्रतिरोध में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई में कोई परिवर्तन न हो तो उस चालक में या उस पदार्थ में जो प्रवाहित होने वाला विभवांतर होता है, वो जो विभवांतर धारा के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उस प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V = I। अगर उसको इक्वलिटी के रूप में लिखें, एक जो है कांस्टेंट आता है जिसको हम R से डिनोट करते हैं, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, अर्थात V = I। तो ओम के नियम स्पष्ट है कि ओम का नियम क्या होता है कि यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो तो उस भौतिक पदार्थ या चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो जो विभवांतर होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, और इसको भी प्रोपोर्शनल इसके माध्यम से हम देख सकते हैं। जहां I धारा है जिसको हम एम्पियर से डिनोट करते हैं, V विभवांतर है जिसको वोल्ट से डिनोट करते हैं, और R प्रतिरोध है जिसको हम ओम से डिनोट करते हैं, जिसका मात्रक ओम है। अब R प्रतिरोध होता है क्या, तो प्रतिरोध वह अवरोध होता है जो अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसके प्रति एक विरोध उत्पन्न करता है, तो उसको हम प्रतिरोध के रूप में व्यक्त करते हैं।
आर्क जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक ओम होता है, उसको हम ओम से डिनोट करते हैं। अब विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, अगर इस पर चर्चा किया है तो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं इंग्लिश में, अर्थात वह विद्युत धारा जिसमें परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, उसको हम प्रत्यावर्ती धारा करते हैं। अर्थात परिमाण भी बदल रहा है, दिशा भी बदल रही है, अर्थात ये मल्टी डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे हमारे यहाँ जो विद्युत धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक। इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो कभी हाई कभी लो होता रहता है, और जिसके कारण ये जो धारा होती है वो झटका मारती है। घरों में आने वाली धारा इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। बात करते हैं डिश धारा, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी जिसको कहते हैं, एसी डीसी, इसको डीसी कहते हैं। और ये एक ऐसी धारा है जो यूनि डायरेक्शन होती है, अर्थात धारा का परिमाण और दोनों समय के साथ स्थिर रहते हैं, अर्थात इसका जो डायरेक्शन होता है एक ही दिशा में होता है, इसके एम्पलीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका हाई लो नहीं होता है। तो इसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। विद्युत धारा का परिमाण स्थिर है और दिशा बदलते रहते हैं, जिसे परिवर्तित दृष्ट धारा कहते हैं, जैसे कि नाम से ही पता स्पष्ट है। और परावर्तित दृष्ट धारा में हमेशा आवृत्ति होती है, जैसे कि हमारे यहाँ जो विद्युत धारा आती है उसमें जो आवृत्ति उसकी होती है 50 हर्ट्ज होती है, आवृत्ति को हम हर्ट्ज से डिनोट करते हैं। लेकिन जो दृष्ट धारा होती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो 0 होती है। दृष्ट धारा का उदाहरण अगर हम देखें तो सेल बैटरियों से प्राप्त जो धारा होती है वो दृष्ट धारा होती है। हमारे घर में लगे इन्वर्टर जो होते हैं बैटरी के माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा व दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का कार्य करते हैं। जो हमारे यहाँ इन्वर्टर लगे रहते हैं, तो बैटरी से हमें हमेशा सेल से हमेशा जो धाराएं प्राप्त होती है वो डीसी होती है, डायरेक्ट करंट होती है, दृष्ट धारा होती है। और आप अब ये सोच रहे होंगे कि दृष्ट धारा जो है कम खतरनाक होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 220 वोल्ट की एसी, अगर 220 वोल्ट की डीसी की बात की जाए तो 220 वोल्ट की डीसी 220 वोल्ट की एसी से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी की वजह से झटका मारता है, जिससे बचने के चांसेस होते हैं। लेकिन दृष्ट धारा में ऐसा कोई चांस नहीं है। इसमें अगर आप एक बार चिपक गए तो फिर चिपके रह जाएंगे, उसमें बचने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो जो ज्यादा पावर की दृष्ट धारा होती है, ज्यादा विभवांतर की दृष्ट धारा होती है, बहुत खतरनाक होती है इसी के सापेक्ष। अब विद्युत धारा का प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जब हम किसी चालक को विद्युत ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा में बदल जाता है, वो चालक क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसलिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम कहते हैं। जैसे एक मोटर है, मोटर को चलाते रहिए, धीरे धीरे क्या होता है, मोटर गर्म हो जाता है। ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के कारण ही होता है। जैसे इसका उपयोग हम अन्य चीजों में भी देख सकते हैं, जैसे बल्ब है, हीटर है, प्रेस है, इंजन छड़ है, केतली है। इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो है उस विद्युत धारा की वजह से हीटनेस पैदा हो जाती है, गर्म हो जाते हैं। ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को शो करता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या आता है, जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि मूविंग चार्ज जो होते हैं, गतिमान चार्ज होते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और इसका उपयोग हम देख सकते हैं घंटी में, टेलीफोन में, विद्युत किरण में, किरण जो होता है, विद्युत किरण होता है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इसमें हम देख सकते हैं। विद्युत जनित्र की अगर बात करें, डायनमो की बात करें, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का कार्य करता है और विद्युत धारा उत्पन्न करने में सहयोग करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत होता है उसमें दो कॉइल लगे होते हैं, और जिसके द्वारा जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक के कारण दूसरे में जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और जिसके कारण जो है करंट
जो है वहाँ करंट उत्पन्न होती है और हमको आसानी से करंट प्राप्त हो जाता है। तो करंट के माध्यम से किस प्रकार आर्मेचर के माध्यम से एक मैकेनिकल तरीके से, यांत्रिक तरीके से हम जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। जैसे पंखों में हम लाइट देते हैं और वो मैकेनिकली रूप से चलने लगता है। मिक्सर होता है कारखानों में, खेतों में पानी निकालने आदि में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक प्रभाव का क्या होता है? जब हम किसी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो उसका विद्युत अपघटन हो जाता है और विद्युत अपघटन हो जाता है, कहने का मतलब यह जो भी विलयन होता है वो धनायन और ऋणायन में टूट जाता है और इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। कहाँ-कहाँ उपयोग होता है विद्युत धारा का? तो विद्युत धारा का उपयोग धातु के शुद्धिकरण में होता है, विद्युत लेपन में होता है, विद्युत मुद्रण में होता है और जिसके उपकरण में इसका रासायनिक प्रभाव होता है उसे वोल्टमीटर कहा जाता है। वोल्टमीटर के माध्यम से विभवांतर का मापन किया जाता है। इसके साथ ही विद्युत धारा का ये सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।